कि आपको फेटअप में फंसाना, आपको आईएमएफ में रगड़े देने। 1947 में हिंदुस्तान और हम एक ही दिन दो कंट्रीज बन गए। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश बना। सर वो लोग आज मतलब हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं तो उनके ताल्लुकात अरब दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ, पता नहीं कहाँ-कहाँ, और बड़ा एक रिस्पेक्ट है उन लोगों की, उनकी हुकूमतों की, उनके कंट्री की। हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है। हमें पाकिस्तान को पिछले 74 सालों में कोई भी लीडर मिल ही नहीं सका, चाहे वो फौजी हो या चाहे सिविलियन। किसी ने आज तक पाकिस्तान का हाथ पकड़ा ही नहीं है कि आओ मैं आपकी तकदीर बदलूं। जो खान साहब हैं, ये तो चाइनीज बैंकों से भी लोन लेते रहे, गवर्नमेंट से लेना तो अलग की बात, और उनकी टर्म्स बहुत खतरनाक थी। लेकिन वो क्या कहा, एक भी नया प्रोजेक्ट खान साहब बता दें, एक भी नई ईंट लगाई हो पाकिस्तान के अंदर। आपके देखने वालों को एक चैलेंज ये देना चाहूंगा कि मेरे इस डिबेट के बाद जरा गूगल करके देखें कि इंडियन रुपए का $1 का कितने रुपीस है। जरा गूगल करके देखें कि इंडियन रुपए का $1 का कितने रुपीस है। जरा गूगल करके देखें $1 के टके बांग्लादेश के कितने हैं। जी बिल्कुल। अब मैं यहां तक चैलेंज करूंगा, $1 के अफगानी करेंसी कितनी है, एग्जैक्टली, उसको भी चेक करें। यस, उसके बाद भी फिर आप यकीन ना करें, उसके बाद भी आप अमर बिल मारूफ पे चलते रहे, उसके बाद फिर ये लोग दोबारा आपको बेवकूफ बनाए, तो फिर किसी का कसूर नहीं, आपका अपना कसूर। अच्छा सर, एक बिल्कुल आपकी ये बात बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने हिंदुस्तान की बात भी की, बांग्लादेश की भी की, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में इस वक्त $1 गालिबन 90 प्लस रुपीज में चल रहा है, और उनका रुपए इस वक्त भी हमारे मतलब स्ट्रांग है। उनका $1 और हमारे $2-2.5 जो है उनके बराबर है। लेकिन सर इमरान खान साहब लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे मरासला भेजा गया, वो कहते हैं जी चौकीदार न्यूट्रल कैसे हो सकता है। यानी वो बाजवा साहब को और इनको लताड़ के रखा हुआ पिछले 3-4 महीनों से, और मतलब समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाहते हैं और वो कहना क्या चाहते हैं। मतलब इवन अपने टीवी शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, जल्द से जुलूसों में वो ये सारी चीजें करे, तो इसका फायदा किसको हो रहा है? देखिए, इसका फायदा 1971 के बाद मैंने पहली दफा इस इंस्टीट्यूशन को इतना कमजोर देखा है कि जो बच्चे लौंडे लपाड़े ट्वीट लेके पीछे पड़ जाते हैं, जर्नैलों के नाम ले लेके उनको गालियां निकालते हैं। इसी तरीके से अदलिया के हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके खिलाफ गंदी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेट बिल्कुल इस तरह है जिस तरह लाचार हो चुकी है। आईएमएफ ने आखिरकार अप्रूवल दे दी, लेकिन वही बात करूंगा कि हमें अच्छा खासा जलील करने के बाद ये सारा कुछ हुआ। कभी हम इस चीज से निकल पाएंगे या निकल सकते हैं, या इसी तरीके से हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा? देखें, इस पे मैं 2-3 चीजें तो मेरी मिली जुली राय होगी। जो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आईएमएफ का ये पहला प्रोग्राम नहीं है, पहले भी यहाँ पे 21 प्रोग्राम हो चुके हैं, और वो सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं वो पहुंच चुके हैं दुबई, लंदन और कनाडा में पहुंच चुके हैं, जिस तरह जाते हैं पहले। क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर लाना इतना मुश्किल बात नहीं है, रोकना उनको बड़ा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। 1947 में हिंदुस्तान और हम एक ही दिन दो कंट्रीज बन गए। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश बना। सर वो लोग आज मतलब हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं तो उनके ताल्लुकात अरब दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ, पता नहीं कहाँ-कहाँ, और बड़ा एक रिस्पेक्ट है उन लोगों की, उनकी हुकूमतों की, उनके कंट्री की, इवन बांग्लादेश की। लेकिन सर हमने जो इज्जत थी भी हमारी 90s के बाद या 2000 के बाद, वो भी हमने खो दी है। क्या मतलब मेन डिफरेंस किन चीजों का आपको नजर आता है तीनों? मेन डिफरेंस जो मेरी नजर में सबका, वो नेशनलिज्म। हम लोगों में कौमियत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये मैंने देखा है, मैंने बड़े करीब से लोगों को देखा है। देखिए, डॉक्टर यूनुस जो थे, मेरे ख्याल में बांग्लादेश के जो वहां पे इनकलाब आया, सनती इनकलाब, एक वजह ये थी कि उन्होंने 51% जो खवातीन घरों में बैठी थी उनको एंगेज किया। उनको उन्होंने अपने कॉटन के बिजनेस में लेकर आई, वो उन्होंने स्वेट शर्टें बनानी शुरू की, उनको पैसे दिए डॉक्टर यूनुस ने माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए। लेकिन नेशनलिज्म था उनके अंदर। भारत के अंदर भी आज मैं समझता हूं दुनिया में जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, उनमें से सबसे कामयाब मूवमेंट इस वक्त भी मोदी साहब की। उन्होंने पूरी कौम को हिंदुत्व के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। बाकी सारे खान साहब की मूवमेंट जो थी वो नेशनलिज्म ही, नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। थर्ड पार्टी को ट्राई किया लोगों ने, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। उन्होंने बजाय एमपीए एमएनए को गवर्नमेंट में लाने के, उन्होंने अनइलेक्टेड बच्चे जो थे, जो पहले शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग करते थे अमेरिका में और लंदन में, मुल्क की चाबियां उन्होंने उनको पकड़ा दी। और वो अमीर लोगों के, करप्ट लोगों के बच्चे थे। वो गवर्नमेंट उन्होंने चलाई बड़े बुरे तरीके से, तजर्बा उनको था नहीं, तो उन्होंने हर चौक में एक्सीडेंट किया है। खान साहब वो कहते हैं मैं फरिश्ता हूं।
मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। उनको मानने वाले, और सबसे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ ये हुआ है, एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया। अब वो तो मजहबी पेशवा बन चुके हैं। मेरे ख्याल में अगला स्टेप क्या होगा, वो तावीज देना शुरू कर देंगे और फूके मारा करेंगे लाउड स्पीकर पे, जिस तरह कई पीर इस वक्त मारते हैं कि जब फूक मार दी सारे ठीक हो जाए। तो अगला स्टेप फूके मारेंगे जलसों में आके, और साथ अताउल्लाह न्याजी के गाने भी लगाएंगे, डीजे बट भी होगा, और साथ अमर बिल मारूफ की फूके और तावीज भी दिए जाएंगे। इससे अगला स्टेप तो यही है। तो आप देख लें आपकी डायरेक्शन क्या है। आपकी डायरेक्शन सोमालिया और अफगानिस्तान। ओके सर, एक चीज और हुई है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि $2.5 अरब हमें चाइना से मिल गए और कुछ 1 या 1.5 बिलियन जो है वो आईएमएफ ने दे दिया, और सर बड़ी मुबारक बातें भी दी। सर उधार के पैसों के ऊपर हम मतलब एक मुबारक, एक मैं कहता हूँ ये शायद सबसे लोवेस्ट स्टेज होता है, बेशक एज ए इंडिविजुअल बंदा करे या एज ए कंट्री अगर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त कि हमने आईएमएफ को एग्री किया इस चीजों पे। हालांकि जो उन्होंने कंडीशन लगाई उन्होंने ज्यादा सख्ती दिखाई पाकिस्तानी हुकूमत ने अवाम के खिलाफ जो है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब लास्ट टाइम जब वाशिंगटन डीसी से आईएमएफ वालों को मिलके गए थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के, उनके ऊपर फूल निछावर किए गए। आप स्टेट ऑफ माइंड देखें कि कर्जा लेके आते हैं तो आपके ऊपर फूल निछावर किए जाते हैं। जरा अंदाजा लगाएं, देखिए माइंड सेट क्या है, क्या माइंड सेट। हमें इनसे निकलना होगा, लोग इसको निकलना होगा। हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है। हमें पाकिस्तान को पिछले 74 सालों में कोई भी लीडर मिल ही नहीं सका, चाहे वो फौजी हो या चाहे सिविलियन। किसी ने आज तक पाकिस्तान का हाथ पकड़ा ही नहीं है कि आओ मैं आपकी तकदीर बदलूं। जीटी रोड है और कुछ जगह है, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आपने देखा होगा, उसको सर मॉर्गेज करा के और उसके ऊपर भी कर्जा लेने की बातें हो रही है कि क्योंकि पैसे कम है तो हमें 2 ट्रिलियन रुपीस यानी 2000 अरब रुपए इस तरीके से जनरेट करना है। कुछ मोटरवेज जो बच गए थे उसको भी मॉर्गेज करा के और कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमने पैसा उठाना है मार्केट से। देखें, अगर अच्छा तो ये होता कि मिफ्ता इस्माइल साहब अगर जो $2.5 बिलियन चाइना से ले रहे हैं उसकी टर्म्स भी बताते, कौन बताते, इंटरेस्ट रेट क्या है। अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि पिछले जो कर्ज भी चाइना से लिए गए थे उनके इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोज करने वाले ही नहीं थे, इन्होंने किए ही नहीं थे। मेरी यहाँ 1-2 दफा अमेरिकन डिप्लोमेट से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को ये बताओ कि अमेरिका जब देता है वो ग्रांट देता है, वो एड देता है, लोन नहीं देता। ये चाइना के साथ तुम्हारी दोस्ती है, वो आपको लोन देता है और इतने खतरनाक इंटरेस्ट रेट पे देता है कि आप उनको पब्लिकली या अपने ईवान के अंदर डिस्कस ही नहीं करते। मिफ्ता इस्माइल साहब, अच्छा होता कि 2.5 करोड़ जो लिया इन्होंने चाइना से आ रहा है कर्जा, उसकी टर्म्स भी बताते, क्योंकि इन्होंने पिछले माजी में जो खान साहब हैं ये तो चाइनीज बैंकों से भी लोन लेते रहे, गवर्नमेंट से लेना तो अलग की बात, और उनकी टर्म्स बहुत खतरनाक थी। लेकिन वो गया कहां? एक भी नया प्रोजेक्ट खान साहब बता दें, एक भी नई ईंट लगाई हो पाकिस्तान के अंदर। पैक के हवाले से आपने मतलब कर्जों की बात की, उसके ऊपर भी सर ये वाला जो आप पॉइंट रेस करें ये बिल्कुल देखा गया, सुनने में आ रहा है कि वो भी 4, 5, 6 और 7% तक वो जो यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो लोग कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ये शायद पाकिस्तान इसी तरीके से ट्रैप में आ रहा है जिस तरह श्रीलंका आ चुका है। बल्कि बिल्कुल आप कुछ देखें ना, अगर ये आपको बाहर से चाइना और या अमेरिका को सपोर्ट ना करता या आईएमएफ, तो आप तो घंटों के हिसाब से पीछे रह चुके हैं।